हेलो एवरीवन, दिस इज नभ गुप्ता फ्रॉम एट्स मीट। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स स्टार्ट किया था और इसका पार्ट वन में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, दैट इज लॉगरिथमिक फार्मूले वाले जो टॉपिक है वहाँ तक हम लोग ने पूरा इसको डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, स्पेशली परसेंटेज चेंज, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट और ग्राफिकल सेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो सेक्शन है उसको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं लाया हूँ उसको ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आते हो इसीलिए, पर बाकी जो चीज़ें मैं बताने चाह रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज चेंज। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो परसेंटेज चेंज आपको पता है जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो कई क्वेश्चंस नीट में बनते हैं परसेंटेज चेंज के ऊपर, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अम, इतने परसेंट इस क्वांटिटी में अगर चेंज किया गया है तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ है, सो ऑन। तो उसको कैसे डील करते हैं, तो एक्चुअली दो फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका स्मॉल चेंज, यानी जो चेंज हो रहा है वो 5% से कम हो रहा है, जैसे 5% बोल लो या फिर मैक्सिमम वो चला जाएगा 7%, 8%, इवन बहुत से बहुत 9% तक भी हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, राइट, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। और वरना अगर 10% या उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग उसको लार्ज चेंज मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस था कि मान लीजिए अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को इंक्रीज किया है 2% से, तो टाइम पीरियड का चेंज। तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, यस और नो। तो यहाँ पर आपको जो लेस देन 5% है उनको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका, दैट इज जो आप यूनिट डायमेंशन में पढ़ते हो, एरर एनालिसिस, कि डेल्टा t बाई टी परसेंट इक्वल्स टू हाफ टाइम डेल्टा L बाय L परसेंट। ये हाफ कहाँ से आया, क्योंकि पावर रूट में चढ़ी हुई है और रूट आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यस और नो। तो वही चीज हमने कर दी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 2%, और इसका अगर आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1%। ये सुनो, ये सबसे सिंपल होता है, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप बहुत लकी हो गए अगर इस पे सवाल आता है तो। बट जो मैंने देखा है दिक्कत जहाँ पर ज़्यादातर आती है वो होता है जब आपको लार्ज चेंज परसेंटेज का दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%, तो आपको मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज या चेंज जो भी है वो बताना रहेगा। तो इसको हम लार्ज चेंज ही कंसिडर करेंगे, यस और नो। अब लार्ज चेंज को करने का एक बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, और अब मेरी रिक्वेस्ट है कि उसी को प्लीज फॉलो भी करें ताकि आपका क्वेश्चन फास्ट हो और एक्यूरेट हो। देखो, कुछ नहीं करना, हमेशा इनिशियल वाले को 100 मान लो, इनिशियल वाले को आप 100 मान लो, और फिर वो जो जो बोले वो उसके साथ कर दो। जैसे कि उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300, तो अब काइनेटिक इनिशियल को मान लो 100, ये लेफ्ट पे। तो आप काइनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी कि इट इज इंक्रीज बाय 300%। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाय लिखा है, तो यानी कि 100 प्लस 300% ऑफ 100, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आएगा 400। अब अभी के लिए तो मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिखा दी है, लेकिन आइंदा से इतना आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने मन में करोगे, ये चीज आपका मेंटली होगा। तो जब आप इसको मेंटली सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 100 में 300 प्लस कर दो तो 400 मिल जाएगा, इजी है। अच्छा, तो आपसे पूछा था मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्योंकि इस फॉर्मूले में वैसे तो 2 और मास भी आ रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो आप अगर इसको देखो तो क्या ये ऐसा कुछ नहीं हो गया कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि जहां जहां भी मोमेंटम लिखा है वहां वहां पे मैं रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकता हूं। तो देखो, अब अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो परसेंटेज चेंज मैं निकालूं अगर मोमेंटम में, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100%, यस और नो, यही तो चेंज आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनल मोमेंटम की जगह मैं रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
इंटू 100, यस और नो। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 400, तो उसका रूट लेंगे तो 20 माइनस इनिशियल कितनी मानी थी मैंने 10, सॉरी इनिशियल 100 मानी थी, तो उसका रूट आएगा 10 अपॉन 10 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 100%। क्लियर है? तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा है, बट ये बिल्कुल लंबा नहीं है। आप उसको 100 मान के तुरंत कर लोगे, बहुत जल्दी होने वाली कैलकुलेशन है। इवन आगे चलोगे तो ये मेंटली भी हो जाएगी। यस और नो? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज चेंज पे। दैट इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेट मेंस में आया क्वेश्चन है, जो 2025 यानी शिफ्ट 1 में हुआ था, उसमें जनवरी अटेम्प्ट में। तो देखिए अच्छा इजी सा क्वेश्चन है। इससे बोला जा रहा है कि अगर स्क्रू गेज है और उसका इनिशियल जो लीज काउंट है उसकी वैल्यू 0.01 mm है। अब उसमें पिच में कुछ चेंज किया गया है, वो है कि उसको 75% इंक्रीज किया गया, और नंबर ऑफ डिविजन्स को, जो सर्कुलर स्केल डिविजन्स हैं, उसको रिड्यूस किया गया 50% से। तो आपको नया लीज काउंट बताना है। ध्यान से देखिए, बाय लिखा है हर जगह। ठीक है, बाय का मतलब होता है आपको ओरिजिनल में वो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। अगर यहीं पे 2 होता, इंक्रीज टू 75%, तो वो अलग होता। इंक्रीज टू का मतलब होता है कि आप उस वैल्यू को ले जा रहे हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं अगर देखूं तो यहाँ लिखा था इंक्रीज बाय 300%, तो इसलिए आंसर में फाइनल में हम लोग क्या माने थे 400। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता इट इज इंक्रीज टू 300%, तो अगर यहाँ पे होता टू 300%, तो फिर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख देते, 300 लिख देते। यस और नो? तो ये याद रखिएगा कि अगर 2 होता तो इस तरीके का चेंज आता। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिएगा, अब आपको पता है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है, देखेंगे। तो अब आप लेट कर लीजिए कि जो पिचेस हैं, पिच है इनिशियल, वो है आपका 100, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी इंक्रीज बाय 75 है तो 175 हो जाएगी। वैसे ही आप मान लीजिए कि सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है इनिशियली वो है हमारे पास 100, तो ऑब्वियसली फाइनल कितनी हो जाएंगी, रिड्यूस बाय 50% किया है तो 50 हो जाएगी। यस और नो? तो अब आसानी से अब आप लीज काउंट फाइनल जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे 175 अपॉन 50 टाइम्स ऑफ इनिशियल लीज काउंट। यस और नो? ये क्या है, ये 175 कहाँ से आया, फाइनल पिच, और 50 कहाँ से आया, फाइनल सर्कुलर स्केल डिवीजन, वहां से इस फॉर्मूले को यूज किया था। तो देखिए इसको इवेलुएट करेंगे, ये आएगा 3.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लीज काउंट। इनिशियल कितना है 0.01 mm, दैट विल बी 35 इंटू 10 टू द पावर -3 mm। तो आपका फाइनल आंसर जो यहाँ पे पूछा गया है वो आ गया 30। यस और नो? तो ये हो गया हमारे पास पहला टॉपिक, दैट वाज परसेंटेज चेंज। इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस वो 100 वाला था। और लेट मी टेल यू, इससे बहुत क्वेश्चन नीट में पहले भी पूछे जाए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इजी होता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बहुत इजी सी बात, लेकिन ये ऐसी चीज है जो फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको हेल्प करती है। ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि कोई फंक्शन है y, वो प्रोपोर्शनल है x के, इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर x को मैंने 2 गुना किया तो y भी 2 गुना बढ़ेगा, x को मैंने आधा कर दिया तो y भी आधा हो जाएगा। एक और होता है इस फॉर्म में। अच्छा, इसी को अगर मैं लिखूं तो वो इसी फॉर्म में तो लिखूंगा, y इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट मान लो कहीं पर ऐसा है कि y इक्वल्स टू के एक्स प्लस सी, तो ये है लीनियरली प्रोपोर्शनल। लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये अगर x की पावर देखो तो x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो दो की दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियरली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, क्योंकि ये x की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है केवल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर x को आपने 2 गुना किया तो y 2 गुना नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि c भी ऐड हो रहा है ना, कांस्टेंट, इसीलिए। तो इसके पे और बात करेंगे, बट बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आप रेशियो से इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है,
अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, दूसरे का A2 है, तो आपको एरिया का रेशियो बताना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, ये है फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में, अब तरीका सुनिएगा क्योंकि इस फॉर्म में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तरीका ये है कि जो जो क्वेश्चन में सेम बोला है उसको फॉर्मूला में काटते जाओ, उसको फॉर्मूला में काटते जाओ। पहला उसने क्या बोला, मटेरियल सेम है, मटेरियल मतलब रो सेम हो गया, रो को काट दो। फिर लेंथ सेम है, एल को काट दो। फिर उसने क्या बोला, रेजिस्टेंस सेम है, आर को भी काट दो। अब जो बचा उनको, उनके बीच का रिलेशन चेक करो तो केवल ए बच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सब कुछ सेम है तो ए भी क्या रहा होगा, सेम। और अगर ए भी सेम है तो रेशियो कितना आ जाएगा, A1:A2 का 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये बहुत हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट कट करने वाला, क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, फ्लूइड में एक फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं, वो है y=FL/A∆L। ये फ्लूइड बोल रहा हूं मैं, ये आपका सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आप इलास्टिसिटी पढ़ते हो, वाई यंग्स मॉडुलस है। तो y=FL/A∆L वाला जो फॉर्मूला है, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें वो बोल देगा कि y और डेल्टा एल का रिलेशन बताओ। अगर f इतना है, l इतना है, मान लो a सेम है, तो जो सेम है उसको कट करते रहना और निकाल दीजिएगा, ये और नो। तो ये बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्पेशली लाया था ताकि आपको डिफरेंस क्लियर कर सकूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियरली प्रोपोर्शनल के बीच। वो ये वाला क्वेश्चन है। अब आपको याद होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ए मैक्स। यहाँ पर ये आपके पास आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या आपका जो हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये आपके पास इंसिडेंट एनर्जी है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाएगा तो काइनेटिक मैक्सिमम में क्या चेंज आएगा। तो देखो, काइनेटिक मैक्सिमम डबल नहीं हो जाएगी, इट विल बी मोर देन डबल। व्हाई? बिकॉज ये एच म्यू नॉट का कांस्टेंट ही तो है, तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, मोर देन डबल। क्लियर है? तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और लीनियर प्रोपोर्शनल। एक और होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? देखो, जब y जो है वो 1/x की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल हो। अगर x 2 गुना हो रहा है तो y आधा हो जाएगा। और सच बता रहा हूं, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप अपने मन में सोचना स्टार्ट कर दो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कुछ ऐसा बनता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि y इंटू एक्स ये कांस्टेंट है, यस और नो? तो खैर, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप ऐसे लिखो y1/y2 इक्वल टू k2/k1, यानी इस तरीके का फ्रैक्शन बना लो। और दूसरा तरीका, y1k1 इक्वल्स टू y2, सॉरी k की जगह x होना चाहिए था, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज। यस, y1/y2 इक्वल्स टू x2/x1, ये फॉर्म है। और या फिर आप लिख रहे हो इसी को, जो कि सेम चीज है, कि y1x1 इक्वल टू y2x2। यस। तो क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को इस तरीके में दिक्कत आती है कि वो इन्वर्स नहीं लिख पाते हैं। एक क्वांटिटी का लिखा तो फिर वो उसका उल्टा नहीं लिख पाते। तो बेस्ट है कि दोनों को साथ साथ लिख दो। पहला 1 1 एक साथ है, फिर 2 2 एक साथ है, यस और नो? तो आपका जो प्रेफरेबल तरीका हो आप उसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन आया था, तो देखिए, आपसे पूछा गया था कि एनर्जी को आपको लिंक करना था। यहाँ पे आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में T1 T2 बोली गई है, और आपको उसका रेशियो बताना है। तो हम जब जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के, यानी कि इनवर्स टू n² -13.6 z² वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, उससे मैंने ये रिलेशन लाया। तो कुछ नहीं करना, n1 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में कितनी दी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। अब आप आराम से निकाल लो कि E1/E2 विल बी इक्वल टू N2/N1 का होल स्क्वायर, और N2/N1 का होल स्क्वायर यानी 9/4 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर वो वाला जो तरीका मैंने बताया, E1 N1 स्क्वायर
ऐसे E1 N1 स्क्वायर इक्वल टू E2 N2 स्क्वायर। लेकिन सच बताऊं, मुझे ये तरीका इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे फ्रैक्शन ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत आसान है, यहाँ पर E1 बाई E2 लिखो और फिर उधर उस साइड आप उल्टा लिख दो, पहले N2 फिर N1, अगर आपको ये पता है कि इनवर्स का क्वेश्चन है तो। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, ये आपको याद होगा, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इसकी बात करते हैं। तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर याद हो तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और यहाँ मोनो एटॉमिक की बात की गई है तो गामा की वैल्यू 5/3 यूज करना है। तो आपसे प्रेशर फाइनल पूछा गया है, तो बहुत आसान, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, P1 V1 की पावर 5/3 इक्वल टू P2, अच्छा V2 को मैं V1/8 बोल दूं, क्वेश्चन में बोला है की पावर 5/3। यस, अब इसको आगे कैसे इवेलुएट करें, तो इधर देखिए, P1 V1 की पावर 5/3 इक्वल टू P2 V1 की पावर 5/3 अपॉन 8 की पावर 5/3, जिसको मैं 2 की पावर 3 की पावर 5/3 बोल दूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या 2 की पावर 5 बचेगा। सेम ये दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या मैं P2 को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 टाइम्स ऑफ P1, दैट इज 32 टाइम्स ऑफ, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, तो इस फॉर्म के क्वेश्चन आराम से आप रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी से करते हो। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे बातचीत। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत स्पीडली उसको कवर करूंगा। रीजन, आप लोग ऑलरेडी उसको पढ़ते आते हो, तो सुनिएगा। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले तो आपको डेल्टा और डी का डिफरेंस आई होप क्लियर होगा, स्मॉल और इंस्टेंटेनियस, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा, रूल्स पे भी नहीं। मैं चाहूंगा इस चीज को आप जरूर ध्यान रख लें, इसको आप, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर आप x का डिफरेंशियल कर रहे हो तो 1 मिलेगा, कांस्टेंट का कर रहे हो 0 मिलेगा। 1/x का अगर आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हो तो -1/x² मिलता है, और रूट x का करते हो तो 1/2 रूट x मिलता है। इन चारों वैल्यूज को प्लीज डायरेक्ट याद रख लें, ये डिफरेंशिएशन में आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्लियर है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंशियल वैल्यूज आपको याद ही रखनी थी, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये दो तो याद ही रखनी है। टैन का याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे इतना मेरे जितनी नॉलेज है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इतना टैन का डिफरेंशियल पे। फिर ई की पावर एक्स का और ln एक्स या लॉग बेस ई एक्स का आपको याद रखना है, और बाकी तो ठीक है, चलेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल जल्दी से मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत ईजी है, इसको आप याद रखने के एक निमोनिक यूज कर सकते हो, छोड़ो पकड़ो रूल। क्या है, देखिए, मान लीजिए y एक फंक्शन दिया है u इंटू बी का, और आपसे पूछा है कि आपको dy/dx निकालना है, तो क्या तरीका है, छोड़ो पकड़ो रूल। कैसे करते हैं सुनना, पहले एक को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, जैसे एक को छोड़ दिया मतलब u को एज इट इज लिख दिया, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर लगाओ प्लस साइन। ठीक है, अब क्या करो, दूसरे को छोड़ो और पहले का डिफरेंशियल कर दो। आप देख सकते हैं, एक को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल है, आप उसको देख सकते हो। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन का थोड़ा अलग तरीका है। मान लो इस तरीके का फंक्शन है और आपको डिवीजन करना है, तो तरीका आसान है। क्या करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर में सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब ऊपर क्या करो, सेकेंड क्वांटिटी को लिख दो और पहले का डिफरेंशियल कर दो, माइनस लगाओ, फिर पहले को लिख दो और दूसरी वाले का डिफरेंशियल लिख दो। क्लियर है, ये एक फॉर्मेट होता है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल पे बहुत सवाल नहीं पूछे जाते, बट आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो कॉमन एप्लीकेशन, हालांकि ये मैं काइनेमेटिक्स में फिर से बता दूंगा, बट ठीक है, आपको याद डायरेक्ट रखना है, v इक्वल टू dx/dt और a इक्वल्स टू dv/dt और a इक्वल्स टू vdv/dx, तीनों फॉर्म्स, और इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग उसको पढ़ते भी हैं। डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, उसी को एक और बार जब आप करते हो। चेन रूल, चेन रूल का तरीका क्या कहता है कि आप अंदर से चेन रूल कहता है कि आप बाहर से अंदर पूरा जाओ। जैसे आपको साइन पहले लिखा तो साइन को डिफरेंशिएट कर दो और छोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर आप अंदर गए तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करते रहना होता है। सेम होल पावर होता है, होल पावर में आप बाहर से पावर से अंदर आते हो, राइट। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा। थर्ड वेरिएबल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें फंक्शन मान लो y और x का दिया था,
और बट आपको टी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो कुछ ना करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, और साथ ही साथ आप वो फंक्शन भी लिख दो। जैसे ये वाला देखो, अब यहां पर दिया गया और आपसे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कुछ ना करो, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और dy बाई डी टी लिख दो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा और dx बाई डी टी लिख दो। ये तरीका है। खैर इस पे क्वेश्चन इतना नहीं आता। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा को जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा। क्या होता है कि कोई फंक्शन है अगर y का x के टर्म्स में, ठीक है, x के टर्म्स में कोई फंक्शन है y का, एक सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात है हम x की वेरियस वैल्यूज उस पर अगर पुट करेंगे तो हमें y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। यही तो मतलब हुआ इसका। तो मतलब मान लो x को आप कुछ पुट किए तो आपको y कुछ मिला, फिर x को कुछ और पुट किए y कुछ और मिला। तो मैक्सिमम मिनिमा ये बताता है कि x पे ऐसा क्या पुट करें कि y की वैल्यू जो मिले वो मैक्सिमम हो, या x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि y की वैल्यू जो मिले वो मिनिमम वैल्यू हो। यस और नो। तो इसको आप ग्राफ से प्लॉट करते हैं हम सारी पॉसिबल वैल्यूज को, और ग्राफ से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो अगर इस ग्राफ को देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट बी मैक्सिमम वैल्यू है और ये पॉइंट ए मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्लोप जीरो आ रहा है, लेकिन अगर मैं फर्दर डिफ्रेंशिएट करूं, यानी कि सेकेंड डिफरेंशियल निकालूं, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करूं, तो उस केस में यहां पे स्लोप जस्ट आफ्टर वाला देखा जाएगा, और जस्ट आफ्टर स्लोप पॉजिटिव आया है, और यहां पे जस्ट आफ्टर अगर मैं देखूं तो नेगेटिव आया। दैट मीन जहां पे मुझे वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है इधर, वहां पे स्लोप कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। और जहां पर मुझे वैल्यू मिनिमम मिल रही है वहां पे स्लोप मुझे कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम। दैट मीन अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी वो मिनिमा है, और अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स वो मैक्सिमा है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, यानी स्लोप निकाल लो और उसको जीरो से इक्वेट कर दो ताकि आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए। अब अगर आपको चेक करना है कि वो एक्स की वैल्यू आपको मिनिमा दे रही है या मैक्सिमा, तो डबल डिफरेंशियल करके चेक कर लो। अगर वैल्यू पॉजिटिव थी तो मिनिमा है, सॉरी पॉजिटिव थी तो मिनिमा है, और नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, राइट। तो ये फॉर्म होता है इसको सॉल्व करने का। अब जल्दी से इंटीग्रेशन भी देख लीजिए। इंटीग्रेशन नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन तोड़ना है तो इंटीग्रेशन विल भी जोड़ना। इनडेफिनेट मतलब जब हमें लिमिट्स ना पता हो तो, और डेफिनेट जब हमें लिमिट्स का आइडिया हो कि कहाँ से कहाँ तक करना है, राइट। तो मैं रूल्स नहीं डिस्कस कर रहा इसके, आपको वैल्यूज और रूल्स आपको पता है तो इसलिए मैंने ये नहीं बताऊंगा पूरा। मैं बस एक ओवरव्यू ले रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आता है, वो यहाँ पर है। काइनेमैटिक्स नाम के टॉपिक में हम लोग इसको देखेंगे कि xt के फंक्शन को अगर आप x है पोजीशन, v इज वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन। क्लियर है, a इज एक्सेलरेशन। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। सेम अगर आप उल्टा चलते हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और आपको फंक्शन मिल जाएगा, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे लगा कि इसको डिस्कस कर लेते, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि आपको इंटीग्रेट करना है और फंक्शन ये था 1 माइनस एक्स, लेकिन मॉड में लिखा है dx, और वैल्यूज थी 0 से 4 तक। ये क्वेश्चन है हमारा। देखो तरीका क्या है। अब इसको अगर आप फंक्शन को देखो तो मॉड लगा है। मॉड का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें वैल्यू को नेगेटिव होने से रोकना है तो क्या कर सकते हैं, बहुत आसान। देखिए आप क्या करो, आप देखो अगर मैं 0 रखूंगा तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, यानी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 रखूंगा तो वैल्यू 0 आएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने वैल्यू 2 रख दी एक्स की तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स 2 अलाउड नहीं है रखना। तो आप क्या करो, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ दो। पहला इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, जिसमें आप 0 और 1 तक ले लो, 0 से 1 तक, और बचा हुआ इंटीग्रेशन 2 वाले वैल्यू से होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन हमेशा कंटिन्यूसली होता है इसलिए हमें यहाँ पे लोअर लिमिट 1 ही रखना पड़ेगा, राइट। और 1 से 4 तक आप इसको उल्टा कर दो, 1 माइनस एक्स को x माइनस 1, ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। फिर आप सॉल्व कर लीजिए।
ओके, अब हम आगे बात करते हैं और अब हमें डिस्कस करना है। देखिए, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका ग्राफ पूरा बनता है ना वाई डी एक्स का, वाई एक्स का, उसका इंटीग्रेशन ही उसका एरिया भी होता है। ये पूरा जो एरिया है वो नथिंग बट इंटीग्रेशन फंक्शन है। मतलब अगर आपको ग्राफ में ना देता और इक्वेशन दे देता और अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते तो जो वैल्यू आती ना वो एरिया ही आती। ये इसका मतलब होता है। तो एरिया ऑफ द ग्राफ इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे दिया, ग्राफ नहीं दिया, तो और आपसे पूछ लिया कि एरिया बताओ, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। फिर एक और चीज आती है कि एवरेज वैल्यू निकालने को पूछ लिया जाता है। तो एवरेज निकालने का तरीका आप जानते हो। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन लिमिट्स, यस और नो। मतलब मान लीजिए आपसे एवरेज पूछा है तो आप क्या करते हो, पहले टोटल निकालते हो और फिर जितना है वो लिमिट्स उसका आप निकालते हो, राइट। तो टोटल मैंने आपको बताया, टोटल मतलब क्या, सम, सब कुछ जोड़ना, और जोड़ने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन। तो आप वाई डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कर दो, तो जैसे मान लो ग्राफ है कोई, ये वाई एक्स, तो ये जो ग्राफ है इसका एरिया निकाल लो अगर दिया है, या फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। ऊपर वाला पोर्शन तो वही है ना जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एरिया ही तो है। तो ये आपको मिल जाएगा, तो ये आपको टोटल दे देगा, है ना। और टोटल को डिवाइड किससे करते हो, लिमिट से। तो लिमिट्स आपको क्या मिलेगी, x2 माइनस x1, या फिर आप कह सकते हो dx का इंटीग्रल, वही बात है, dx का इंटीग्रल x होता था, तो वही वाली बात है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी लास्ट जो सेक्शन मुझे डिस्कस करना है, दैट इज, अगर हम देखें, बट आगे बढ़ने से पहले मैं दो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छे क्वेश्चंस थे। पहला ये वाला, अब यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए तरीका क्या है, तरीका क्या कहता है कि आपको पूछा है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी एक्स नहीं पूछा, उससे मैक्सिमम dy बाई डी एक्स पूछा है ना। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। dy बाई डी एक्स मतलब x, इसका डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos 3x प्लस 4/3 cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x। और अगर हम अंदर भी जाए तो यहाँ 3 का डिफरेंशियल आएगा और यहाँ पर भी 3 आया, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। अब आपको याद होगा, तो ये तो dy बाई डी एक्स आ गया, लेकिन मुझसे मैक्सिमम पूछा है। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया भी था कि जब भी cos और sin का फंक्शन दिया हो और इक्वल हो, मतलब एंगल, जैसे यहाँ 3x बराबर है, तो आपको इनको पकड़ना है। और आपसे अगर मैक्सिमम पूछा है, dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो वो नथिंग बट अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने पिछले सेगमेंट में भी कवर किया है, तो आंसर आएगा 5। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो भाई, अब हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता नहीं है, क्योंकि हमने साइन का पढ़ा है, कॉस का पढ़ा है, बट दोनों एक साथ हो तो नहीं पढ़ा है। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका बहुत आसान। देखिए आपको याद होगा साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x में आता है, तो उसको यूज कर लो। क्या करो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई ले आओ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 2। जब आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, साइन 2x बाई 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो 1/2 तो बाहर ले लो। अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 2x, और क्योंकि 2 अंदर है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/4 कॉस
2 है। ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पोर्शन, दैट इज ग्राफिकल सेक्शन, जिसमें बेसिकली मुझे बात करनी है स्लोप वाली बातें। बट पहले हम लोग जनरल चीजें देख लेते हैं। देखो, ग्राफ्स की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन सबसे इजी होता है। y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको m और c का मतलब आइडिया होगा, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है पैराबोला। पैराबोला में याद रखना एक इजी सा तरीका, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें पावर नहीं चढ़ी है, आप उसको मान लो कि वो सबसे गरीब इंसान है इस दुनिया का, ठीक है। जैसे y प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसमें y में पावर 1 है और x में पावर 2 है, तो y गरीब है, उसमें पावर नहीं चढ़ी है, उसमें लोअर पावर चढ़ी है, ये सुनना। तो जो गरीब है ना, उस साइड ग्राफ खुलेगा। तो इसमें y गरीब है तो देखो y की तरफ ग्राफ खुल रहा है। सेम सपोज ये वाला देख लो, तो माइनस एक्स प्रपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो इसमें x माइनस एक्स गरीब है क्योंकि इसमें पावर 1 चढ़ी है, तो उस साइड ग्राफ खुल रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये सिंपल सा तरीका है। फिर आगे देखो, कभी आपको ये पता करना हो कि ग्राफ शुरू कहां से होगा, बेस्ट तरीका है कि x को 0 पुट कर दो। जैसे ही x को 0 पुट करोगे ना, आपको y की एक वैल्यू मिल जाएगी, वहीं से ग्राफ शुरू होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी चेक करो, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी किससे थी, एक्स स्क्वायर से थी, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शनैलिटी तो है। तो उसके थ्रू आपको आइडिया लग जा रहा है कि y गरीब है, उस साइड खुलेगा। तो देखो, -2 से मैंने स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ खोला, राइट। इस तरीके से सवाल आते हैं। एलिप्स में कुछ नहीं है, इक्वेशन आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर बाय वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको याद रखना पड़ेगा सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कभी भी अगर यही फंक्शन हो, एग्जैक्टली यही फंक्शन हो, y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, तभी आप उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मानेंगे। अगर कोई ऐसा फंक्शन दे दे, मान लो ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, या फिर ऐसा दे दिया, कुछ भी दे दिया इस तरीके का, तो उसको आप हाइपरबोला बोलेंगे, ना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। क्लियर है? देयर इज अ डिफरेंस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केवल इसी को कहता है, बाकी ग्राफ ड्रॉ करने को तो नहीं आपसे बोलेंगे क्योंकि उसके लिए फिर वैल्यूज की बात आती है। बट अगर बोल दिया जाए तो एक्स को 0 रखो, फिर इंफिनिटी रख दो, आप निकाल दो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डीके में भी आपको सेम वे, एक्स को पहले 0 रख लो, इंफिनिटी रख लो, आपको मिल जाएगा। स्लोप इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। स्लोप इज नथिंग बट ग्रेडियंट, यानी कि जो ढलान आ रही है ग्राफ में, यस और नो। अब दो टर्म्स होते हैं, एक होता है स्लोप, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। देखो, आपको क्लियर होगा कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा बना तो इसमें स्लोप 0 है, ऐसा अगर एंगल बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, ऐसा बन रहा है 90 डिग्री पे तो स्लोप इंफिनिटी हो जाएगी क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है, और अगर ऐसा बन रहा है तो नेगेटिव होगा, इसमें स्लोप नेगेटिव आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करूं तो जैसे मान लो यहां पर थीटा की वैल्यू थी, लेट सपोज कोई बड़ी वैल्यू थी, यस और नो, ग्रेटर देन 90, तो उस केस के लिए आपने इसको नेगेटिव बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि स्लोप इस केस में नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब है, अगर मान लो इसकी वैल्यू -√3 आ रही है, तो मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना आएगा, √3, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड में हम लोग साइन नहीं देखते। तो अब जैसे ये दो ग्राफ देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए पर, बी पर और सी पर स्लोप कैसा है, तो आप बोलोगे ए पे स्लोप आपका नेगेटिव है, बी पे स्लोप आपका 0 है और सी पे स्लोप आपका पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप, तो आप बोलेंगे स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, तो देखो माइनस वाली चीज इग्नोर होकर प्लस में रहेगी, तो वो क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज, तो आप बोलोगे फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। आई होप आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा। फिर से इधर देख लीजिए सेकंड वाले ग्राफ से, अगर ये ना समझ में आया था तो सेकंड वाले ग्राफ में देखें अगर हम, तो सबसे पहले ए पे, ए पे मेरा स्लोप है पॉजिटिव,
बी पे मेरा स्लोप है 0 और सी पे मेरा स्लोप है नेगेटिव, आया ना। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट अबाउट स्लोप, तो स्लोप आप देख रहे हो पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, यानी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि मैग्नीट्यूड का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो देखो जो वैल्यू नेगेटिव थी वो भी अब कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ जाता है, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। जैसे मैं 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखना। तो इसमें पूछा गया है कि स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट ए बी एंड सी इज MA MB MC, तो आपको बताना था रिलेशन। तो आपसे स्लोप पूछा है ना कि मैग्नीट्यूड, तो आप विद साइन देखोगे, तो देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, बट यहाँ पर आता है 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू 0 तक जा रही है नेगेटिव से, यानी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली स्लोप इज इंक्रीजिंग, आंसर सेकेंड ऑप्शन जाएगा। वैसे ही इसका मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे इसमें साफ साफ क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का क्या हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले पॉजिटिव था फिर 0 हुआ, फिर यहाँ वैल्यू नेगेटिव हुई, लेकिन मैग्नीट्यूड आने की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, यस और नो। तो ये इसका मतलब होता है। तो ये हमारा ग्राफिकल सेक्शन का डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए था डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड मैग्नीट्यूड। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ, कभी कभी आपसे रिलेशन आपको पता होता है, या तो क्वेश्चन दे देगा या फिर आपको पता होना चाहिए, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है। देखो मान लो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2, ये आपको पता है। मान लो आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस P² का ग्राफ बताओ, तो कुछ नहीं करना है, प्रोपोर्शनैलिटी बना दो। तो काइनेटिक एनर्जी और P² ऐसे ही रिलेट होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को y मान लो, P² का ग्राफ पूछा है तो पूरी चीज को x मानो, तो y प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। मान लो आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस p का ग्राफ बताओ, तो कुछ नहीं है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है P² के, तो काइनेटिक एनर्जी को y मान लो। इस बार उसने p का पूछा है, तो p को ही x मानो और जो भी पावर चढ़ी है वो x पे चढ़ा दो, तो y प्रोपोर्शनल टू x² आ गया, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, लो बना दिया। तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल रिलेशन बेस्ड होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया। जो मेजर कोर कॉन्सेप्ट थे मुझे लगा कि बताने लायक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ बेसिक मैथमेटिक्स का यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर्स टॉपिक लाएंगे, और वेक्टर्स में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा इस बार, क्योंकि बेसिक मैथ्स में क्या है कि क्वेश्चन चैप्टर टू चैप्टर आएंगे, हर चैप्टर में आएंगे, लेकिन वेक्टर क्या है कि उस पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, उसके थ्रू हम लोग उस पर बातचीत और अच्छे से कर सकेंगे, राइट। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।